नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए हम जो अति महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो पार्ट 4 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। आज पार्ट 4 में हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तथा ये जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे किस किस टॉपिक से जुड़े हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्वराज पार्टी के कुछ प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आज़ाद हिंद फौज, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जितना भी सिलेबस में आपके बताया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था आपका CR दास ने, यानी कि आप राइट आंसर आपका जाएगा CR दास, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही, आप ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो स्वराज पार्टी थी इसका गठन जो है किया गया था जनवरी 1923 में। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा जो है 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। अब क्यों किया गया था तो आपको पता होगा, 1923 से पहले एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को कौन सी घटना घटती है? चौरी चौरा का कांड होता है। इसी चौरी चौरा के कांड के कारण जो असहयोग आंदोलन था उसको महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन की विफलता के कारण जो है, विफलता के पश्चात जो है इस पार्टी का गठन किया जाता है 1923 में। किसके द्वारा? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसमें जो CR दास थे ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। इसके बाद जो मोतीलाल नेहरू थे ये कौन थे? तो महामंत्री बनाए गए थे। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? तो मैंने आपको बताया असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा कहाँ पे गठन किया गया था? तो इलाहाबाद में। तथा मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महामंत्री बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, और निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसमें से किसे हम देश बंधु के नाम से जानते हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, चित्तरंजन दास। किसको? तो चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, वे भारतीय कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। तो आप याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1925 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा, और यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो राइट आंसर आपका जाएगा विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल जो थे ये जो है आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1925 में। इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और साइमन कमीशन भारत कब आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो साइमन कमीशन था यह भारत आया था 1928 में। राइट आंसर आपका जाएगा 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। तब इसे याद रखिएगा। तथा अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों किया गया? यानी कि साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है, जो विरोध है भारत में क्यों किया गया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण से जो है इसका बहुत बड़ी मात्रा में बहिष्कार किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण से साइमन कमीशन का जो है बहिष्कार किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब साइमन कमीशन भारत आता है, तो जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है तो इसका बहिष्कार करते वक्त, इसका विरोध करते वक्त जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो आप याद देखिएगा, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, तथा साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसके बाद और पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की जो उपाधि ये दी गई थी लाला लाजपत राय को, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। तथा साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त, साइमन कमीशन का बहिष्कार करते वक्त लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट को किसने तैयार किया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। राइट आंसर आपको जाएगा मोतीलाल नेहरू ने जो है नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। मोतीलाल नेहरू जो थे इन्होंने जो है किसको तैयार किया था? तो नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया था। तो आप इसे याद रखिएगा। साइमन कमीशन की जगह वैकल्पिक जो आयोग था उसके स्थान पर जो है इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। जिससे आप याद रखिएगा, साइमन कमीशन के स्थान पर एक वैकल्पिक मार्ग की घोषणा, मतलब एक वैकल्पिक मार्ग अपनाने के लिए कहा गया था भारतीयों को। तो भारतीयों की तरह जो है एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट का नाम दिया गया था नेहरू रिपोर्ट, तथा इसको तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, तथा जो नेहरू रिपोर्ट थी कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें सम्मिलित की गई थी आप ध्यान दीजिएगा। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी जो प्रस्तुत की गई थी इसमें जो है डोमिनियन स्टेटस, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, इसके बाद पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति आदि बातें सम्मिलित की गई थी इस नेहरू रिपोर्ट में, जिसको जो है तैयार किया था मोतीलाल नेहरू ने। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था यह पारित किया गया था आपका जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था यह होता है कहाँ पे? कांग्रेस का जो 1929 में अधिवेशन होता है वो होता है लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तथा इसी लाहौर अधिवेशन में ही जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। 1929 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वह प्रस्तावित किया जाता है, यानी कि पारित किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो आप ध्यान दीजिएगा, 31 दिसंबर 1929 को जो है आधी रात्रि को रावी नदी के तट पर, आप याद देखिएगा, रावी नदी के तट पर जो भारत का झंडा था फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो है जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि को 31 दिसंबर 1929 को जो है भारतीय राष्ट्रध्वज को फहराया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो आप ध्यान दीजिएगा, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से प्रारंभ हो गया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है। यह जो दांडी मार्च था यह कब स्टार्ट हुआ था? तो आप ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को, तथा महात्मा गांधी ने दांडी जाकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह डेट है। तो आप याद रखिएगा, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण था उसमें जो है दांडी मार्च को शुरू किया जाता है। तथा दांडी मार्च की शुरुआत क्यों की जाती है? तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को ध्वस्त करने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी ने इस दांडी मार्च का आयोजन किया था। तथा इस दांडी मार्च को शुरुआत हुई कहाँ से हुई थी? तो साबरमती आश्रम से जो है महात्मा गांधी ने इस दांडी मार्च की शुरुआत की थी। दांडी मार्च की शुरुआत की थी कब? तो 12 मार्च 1930 को, तथा लगभग अगले महीने 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी जाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में जो है दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था आपका 12 मार्च 1930 को, तथा महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी जाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो मैंने आपको बताया नमक कानून तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कौन सी घटना घटती है, आपको बताना है। तो दांडी मार्च आपका होता है 1930 में, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में आपका, उसके बाद साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, उसके बाद गांधी इरविन समझौता आपका होता है 1931 में। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1928 ये हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों जानी जाती है? तो इसी दिन जो है 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु जो है यह तिथि जानी जाती है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो आप याद देखिएगा, नमक कानून तोड़ने के उपरांत महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार कर यरवदा जेल में, कहाँ पे? तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में जो है रख दिया जाता है। तो आप याद देखिएगा, तथा महात्मा गांधी जैसे ही गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनका स्थान ले लेते हैं कौन? अब्बास तैयब जी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद जो है उनका स्थान कौन लेता है? तो अब्बास तैयब जी, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को किस जेल में रखा जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद तथा जैसे ही महात्मा गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं तो इस आंदोलन के नेता बन जाते हैं अब्बास तैयब जी। इसके बाद आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए जो है आचार्य विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जो आचार्य विनोबा भावे थे ये पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा विदेशी पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था? तो आप ध्यान दीजिएगा, एक विदेशी अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो यह अमेरिकी पत्रकार था वेब मिलर, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेब मिलर। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर एक अभियान का संगठन किया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। राइट आंसर आपको जाएगा सी, राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1930 में अप्रैल में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी, राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो खुदाई खिदमतगार संगठन था, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, हम याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार संगठन। तो खुदाई खिदमतगार जो संगठन था, इसको लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी हम जानते हैं। इसके नेता थे अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये खुदाई खिदमतगार संगठन के नेता थे, तथा इस खुदाई खिदमतगार संगठन को हम लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए। तो 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था? तो गांधी तथा इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। तो राइट आंसर आपका जाएगा सरोजिनी नायडू ने जो है गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप ध्यान दीजिएगा,
यह डेट थी 29 मार्च 1931 की, 29 मार्च 1931 की डेट थी तथा ये इस डेट को जो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। तथा इस अधिवेशन का महत्व क्या है? तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी प्रदान करने के लिए, आप ध्यान दीजिएगा, गांधी इरविन समझौते को जो है मंजूरी प्रदान करने के लिए इस कराची अधिवेशन का आयोजन किया जाता है 29 मार्च 1931 को। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसको हम दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते थे। भी आप याद रखिएगा, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तथा इस गांधी इरविन समझौते को मंजूरी प्रदान करने के लिए कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित किया जाता है 29 मार्च 1931 को, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो गांधी इरविन समझौता तय होता है आपका 5 मार्च 1931 को। तो डेट आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में बता देता हूँ। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा और तीसरा, आप याद रख लीजिएगा। पहला आपका कब आयोजित किया जाता है? तो 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उसके बाद आपका जो होता है 1931 में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। 1931 में कब? तो सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक, आप याद रखिएगा, सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक। इसके बाद 1932 में होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है हिस्सा लिया था BR अम्बेडकर ने। तो इसे आप याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तब इसे याद रखिएगा। तथा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो 1931 में होता है सितंबर से दिसंबर महीने के मध्य, इसमें सिर्फ महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो इसे आप याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो इसे भी आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तथा जो तीनों गोलमेज सम्मेलन था इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो लंदन में। कहाँ पे? तो लंदन में इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि जब तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड जो था यह उस समय क्या था? प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, और लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? तो मैंने आपको बताया सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। वह कौन सा था? तो वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आप इसे याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 9 अगस्त 1942 को। तथा इस 9 अगस्त 1942 को जो है जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है उसी दिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन 9 अगस्त 1900 ऑपरेशन जीरो आवर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। जिस दिन ऑफिशियली 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है उसी दिन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत की जाती है। तथा इसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी इम्पॉर्टेंट नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तथा इनमें से एक इम्पॉर्टेंट नेता हमारे तो जिनको द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, महात्मा गांधी, उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रख दिया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जो है आगा खां पैलेस में रख दिया गया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, उसी दिन ऑपरेशन जीरो आवर चला के जितने भी इम्पॉर्टेंट लीडर थे, जैसे आपके हो गए कौन कौन से, तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, JB कृपलानी हो गए, इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से जो महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था उनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रधान सेनापति था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड लिनलिथगो नहीं, आपका लॉर्ड वेवेल होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो प्रधान सेनापति था वह था लॉर्ड वेवेल। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड वेवेल जो था यह प्रधान सेनापति था जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? तो 7 अगस्त को। कब? तो 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में। कहाँ? तो बम्बई के ग्वालिया टैंक में जो है कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है तथा इसी बम्बई के ग्वालियर टैंक में ही जो है 7 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया जाता है। किसके द्वारा? तो मौलाना अबुल कलाम के द्वारा, जो कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो इसमें से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आप ध्यान दीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक क्या थे? तो अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने कांग्रेस रेडियो का प्रकाशन किया? तो इसमें से जो कांग्रेस रेडियो का जो प्रसारण है या किसके द्वारा किया गया था? तो उषा मेहता के। यहाँ पे प्रकाशन या प्रसारण होगा, प्रसारण। तो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था आपका उषा मेहता ने। तो आप इसे याद रखिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कुछ लोग जो है, आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कुछ लोग नियमित तौर पे जो है रेडियो पर बोलते थे। जैसे आपका हो गया गुप्त रेडियो का संचालन करते थे, जैसे राम मनोहर लोहिया हो गए, वी.एम. खाकर हो गए, उषा मेहता हो गए, ये सभी जो हैं गुप्त रूप से रेडियो पर जो है बोलते रहते थे, जिससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जो अरुणा असफ अली थी वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है भूमिगत क्रियाकलापों में जुड़ी हुई थी, जिससे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप ध्यान दीजिएगा, विंस्टन चर्चिल, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साथ था? तो आप ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कौन सा पत्रकार साथ था? तो लुई फिशर। जिसे आप ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ था लुई फिशर, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था वेब मिलर। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकार महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो जीवनीकार है लुई फिशर। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा लुई फिशर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कहां पर कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में जो है कैद किया गया था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा गया था। दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जो है अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं। ये जो है भूमिगत क्रियाकलापों में लीन थी उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला था जहां पे समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी चित्तू पांडे के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में। कहाँ पे? तो उड़ीसा के कटक में जो है 23 जनवरी 1897 को, 23 जनवरी 1897 को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक में। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा जो 23 जनवरी का दिन है अब भारत सरकार मनाएगी पराक्रम दिवस के रूप में। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न से आप ध्यान दीजिएगा। अब जो भारत सरकार है वह
23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिवस उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ पे था, तो रंगून में। राइट आंसर आपका हो जाएगा रंगून में जो है आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय था, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था, तो मोहन सिंह के दिमाग में जो है सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार आया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मोहन सिंह। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी, तो आप ध्यान दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को कहा, तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा इसका जो हेडक्वार्टर है रंगून में बनाया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ पे, तो सिंगापुर में तथा इसका जो हेडक्वार्टर था बनाया गया था रंगून में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने द फ्री लीजन नामक सेना बनाई थी, तो द फ्री लीजन नामक जो सेना थी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो राइट आंसर आपका जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने, तो आप ध्यान दीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की जो है स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया, तो आप ध्यान दीजिएगा जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे इन्होंने 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया था तथा इनके ऊपर जो है लाल किले पर मुकदमा चलाया जाने लगा तथा इनमें से जो थे 3 अधिकारी सिपाही थे, गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज हुसैन, तो इनको शाहनवाज खान, तो इनको जो है लाल किले में मुकदमे के दौरान जब फांसी की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन इसमें सम्मिलित नहीं थे मोहन सिंह, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो 3 लोग थे गुरबख्श सिंह, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज जो है इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी की सज़ा दे दी थी, इसे आप याद रखिएगा। लेकिन आगे चलकर इसका भारी मात्रा में विरोध किया गया तथा जो फांसी की सज़ा थी उसको रोक दिया गया तथा जो सिपाही जिन पर लाल किले पर मुकदमा चलाया जा रहा था उनको जो है बरी कर दिया गया था इस मुकदमे से, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के वकील थे, तो आज़ाद हिंद फौज मुकदमे के वकील कौन थे, तो भूला भाई देसाई, यानी कि जो मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर लाल किले में चलाया जा रहा था तो उनके वकील बनाए गए थे भूला भाई देसाई, यानी कि जो भूला भाई देसाई थे सिपाहियों का बचाव कर रहे थे इस मुकदमे से, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था, तो 1945 में जो है अभियोग मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम सीरीज चला रहे हैं उसका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।